आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं जैसे कि एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं एंजाइम्स। ठीक है, 9th-10th से आप एंजाइम्स के बारे में सुन रहे हैं। जब आपने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा होगा वहाँ पर टीचर ने आपको बताया होगा एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा जाते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इनको अगर स्टडी किया जाए तो ये समझ में आता है कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं, यानी एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी हुई है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर। पुराने पेपर में सवाल पूछा गया है कि फंक्शनल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एंजाइम्स कॉलॉइड नेचर के होते हैं। तो एक सवाल पुराने पेपर में पूछा गया, एंजाइम्स आर कॉलॉइड इन नेचर। ठीक है, टर्म एंजाइम दिया था कुहने ने, और दुनिया में जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ, आइसोलेट किया गया, वो था जाइमेज। यीस्ट से निकाला गया था और इसको आइसोलेट करने वाले बंदे का नाम था बकनर। दुनिया का पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हासिल किया गया वो था यूरेज, और इसे हासिल किया था समनर ने। अब जैसे कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो इस पर फिर एक सवाल ऐसे ही बनता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, तो आपको आंसर लगाना होता है राइबोजाइम। आप 12th में जब प्रोटीन सिंथेटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके सामने बात आएगी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 23S rRNA और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 28S rRNA पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी अमाइनो एसिड को जोड़ने में मदद करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम वाली एक्टिविटी शो करते हैं। ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल, ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो कि एंजाइम वाली एक्टिविटी शो करते हैं, उन्हें कहा था राइबोजाइम। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। इसके अलावा राइबोन्यूक्लियस पी भी एक कैटेगरी में आता है जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं और एंजाइम है, लेकिन इस पर पुराने पेपर में कभी सवाल नहीं आया। ठीक है, अब अगर हम एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो क्योंकि अमाइनो एसिड से बने हैं, अब अमाइनो एसिड जुड़कर जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम पर ही होता है। तो शुरुआत में जब एंजाइम बनता है तो राइबोसोम के ऊपर लीनियर चेन अमाइनो एसिड की जुड़ती है, इसे बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद फिर उसके अंदर एक हेलिक्स वाली शक्ल बन जाती है, तो ये कहलाता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद फर्दर इसमें और कोइलिंग होती है, फिर बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर वाली कोइलिंग में एक्टिव साइट बन जाती है जिसमें कि आगे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो मॉडिफाई होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो इसका मतलब किसी भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए टर्शरी लेवल तक मॉडिफाई होना जरूरी है। तो इस पर फिर पुराने पेपर में सवाल पूछा गया कि एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए कहां तक का मॉडिफिकेशन जरूरी होता है, तो आपको आंसर लगाना था टर्शरी लेवल तक। तो इसलिए जितने भी एंजाइम्स सबका सब देखे जाते हैं दे आर टर्शरी लेवल के प्रोटीन्स होते हैं और साथ में ग्लोबुलर भी होते हैं, यानी गोल गोल भी होते हैं। हालांकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि क्वार्टरनरी लेवल तक मॉडिफाई होते हैं, उन एंजाइम्स को बोला जाता है आइसोजाइम। ज्यादातर एंजाइम टर्शरी लेवल पर ही वर्क करते हैं। अब क्योंकि प्रोटीन से बने हुए, अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर और पीएच का इनके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे, बहुत घटा देंगे, तो एंजाइम की एक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। तो इस पर फिर सवाल ऐसे पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको बोलना चाहिए एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। और बहुत लो टेम्परेचर कर दिया जाए तो फिर एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। जनरली देखा जाता है कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। पीएच के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी सेल के अंदर काम करने वाले एंजाइम्स हैं, इंटरसेलुलर एंजाइम्स हैं, ज्यादातर न्यूट्रल पीएच पर ही वर्क करते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम पर डिपेंड करता है कौन सी मीडियम में वर्क कर रहा है। जैसे कि स्टमक के अंदर पेप्सिन है, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम है सब अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल बात ये हो रही थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। टर्म एंजाइम दिया कुहने ने, और दुनिया का पहला एंजाइम आइसोलेट हुआ जाइमेज, यीस्ट से निकाला गया। और दुनिया में पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज किया गया वो था यूरिएज, जो समनर ने हासिल किया। ठीक है ना, कोई भी लिविंग सेल है उसके अंदर इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती ही है। तो फिर सवाल ऐसे बना, 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होते, तो आपको आंसर लगाना होगा वायरस। वायरस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब अगर एंजाइम्स के बारे में पूछा जाए कि कैसे बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो आपको इसका जवाब ये देना चाहिए, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट कहने से मतलब यह है कि जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो एक खास एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
वो एनर्जी जिसमें कि जिसे लेकर इस सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को एंजाइम कम कर देता है, हम आगे देखेंगे कैसे। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट की कम हो जाएगी तो फिर रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अब एंजाइम फास्ट काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, ये समझने के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट आया, माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट या फिर टर्नओवर नंबर। इससे हम ये समझते हैं कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी कितनी शो कर रहा है। तो टर्नओवर नंबर से मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एंजाइम के द्वारा, वो कहलाता है उसका टर्नओवर नंबर। अब जैसे किसी भी एंजाइम की कोई मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। अब हम सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन देखेंगे जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड शो कर रहा हो। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड शो करता है वो कहलाता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, या फिर इसे बोला जाता है टर्नओवर नंबर। मैं अभी डायग्राम बना के आपको इस बात को समझा दूंगा। कुछ और बेसिक सी बातें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, सबसे छोटा एंजाइम है पेरोक्साइडेज, सबसे बड़ा एंजाइम है लार्जर कैटालेज। एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, और उन्होंने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 में कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम हमारी बॉडी में पाया जाता है। आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में इसको सुनोगे। फिर उन्होंने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला के कार्बोनिक एसिड लैब में ही बनाया जा सकता है। तो अगर बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से प्रोसेस कराया जाए तो 200 मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को कैटालाइज करा जाए कार्बोनिक एनहाइड्रेस से तो 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के इन 1 सेकेंड। तो 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहे थे, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं 1 सेकंड में। इसका मतलब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स। कितनी रिएक्शन कैटालाइज कर देता है? 10 मिलियन टाइम। इसके कार्बोनिक एनहाइड्रेस को फास्टेस्ट एंजाइम भी बोला जाता है। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, बात आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। बात चल रही थी हमारी एंजाइम्स के बारे में, और पहली बात मैंने आपको ये बताया कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है ना। या फिर सवाल कंपटीशन में ऐसे ही पूछा गया है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर। कंपटीशन में सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि फंक्शनल प्रोटीन्स आर। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि फंक्शनल प्रोटीन्स आर, तो फंक्शनल प्रोटीन्स आर आपको आंसर लगाना है एंजाइम्स। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर, तो आपको आंसर लगाना है प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, तो आपको आंसर लगाना होता है राइबोजाइम। राइबो न्यूक्लियस पी भी है लेकिन इससे कभी सवाल नहीं आया। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब ये राइबोजाइम क्या है? कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो दोज आरएनए मॉलिक्यूल्स विच शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दोज आरएनए मॉलिक्यूल विच शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर नोन एज राइबोजाइम, ठीक है। अगर सेल के अंदर इनके साइज को देखा जाए तो एंजाइम्स आर कॉलोइड इन नेचर, कॉलोइडल नेचर इनका देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको छोटी सी बात ये समझनी है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, पूछा जाएगा इनमें से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। तो एंजाइम नहीं देखे जाते हैं वायरस के अंदर, ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। कुछ थ्योरी वाले सवाल आपको याद रखने हैं कि टर्म एंजाइम किसने दी थी? तो टर्म एंजाइम दी थी कुहने ने। द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय कुहने। सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड डिस्कवर्ड बाय, दुनिया में जो सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया और डिस्कवर किया गया, पहला एंजाइम जो आइसोलेट किया गया और डिस्कवर किया गया वो था जाइमेज। इसे निकाला गया था यीस्ट से। किससे निकाला गया था? यीस्ट से। और जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बकनर। कौन सा था? बकनर। और अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम दुनिया में सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हासिल किया गया, तो दुनिया का पहला एंजाइम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हासिल किया गया था यूरिएज। कौन सा एंजाइम था? यूरिएज। और इसे हासिल किया था समनर ने।
तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में पहला एंजाइम दुनिया में हासिल किया गया यूरिएज, और दुनिया का जो पहला एंजाइम आइसोलेट या डिस्कवर किया गया था वो था जाइमेज, जिसे किससे निकाला गया था, यीस्ट से। जाइमेज के बारे में आपने सुना होगा, जो फर्मेंटेशन टॉपिक आप पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल बातें आपको एंजाइम्स के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, या फिर एंजाइम अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं। तो अमाइनो एसिड तो जुड़ते हैं राइबोसोम पर, इसलिए जब एंजाइम बन रहे होंगे तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जुड़ रहे होंगे राइबोसोम पर, तो उस दौरान एंजाइम का बनता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे, सेम वही स्टोरी है कि एंजाइम बनने के दौरान सबसे पहले बनेगा उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि लीनियर चेन अमाइनो एसिड की होगी, कई सारे अमाइनो एसिड एक के बाद एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे। उसके बाद उसमें एक हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर बनता है, और इसे बोला जाता है एंजाइम का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंजाइम का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद और थोड़ी सी फोल्डिंग होती है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर में। एंजाइम का बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। किसी भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने के लिए टर्शरी लेवल तक जाना जरूरी होता है। तो इसलिए सवाल पूछा जाता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी किस लेवल पर शो करते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा टर्शरी लेवल पर। तो एंजाइम में देखा जाता है कि उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और वो ग्लोब्यूलर होते हैं, यानी गोल गोल होते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि क्वार्टरनरी लेवल तक फोल्डिंग उनके अंदर होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। कुछ एंजाइम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखा जाता है आइसो एंजाइम्स में। किसमें देखा जाता है? आइसो एंजाइम्स में। अब आइसो एंजाइम से मतलब, आइसो मतलब सेम, तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनका फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उन्हें कहा था आइसो एंजाइम। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के 4 आइसो एंजाइम्स होते हैं। खैर, तो इतनी बात समझने के बाद फिर आपको अगली बात सुननी चाहिए, एंजाइम की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जनरल पॉइंट्स एंजाइम से रिलेटेड याद करेंगे, जैसे कि एक जनरल बात है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, है ना। अब एंजाइम क्योंकि प्रोटीन से बने हुए हैं, तो ये खास टेम्परेचर पीएच पे काम करते हैं। वो टेम्परेचर या पीएच जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं वो कहलाता है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो पीएच जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं वो कहलाती है एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच। तो वो टेम्परेचर जिस पर कि एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं कहलाता है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो पीएच जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है वो कहलाता है उसका ऑप्टिमम पीएच। जनरली ये देखा जाता है कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर। पुराने पेपर में सवाल आया हुआ है, एक बार ऑप्शन 30 से 50 डिग्री सेल्सियस भी आ चुका है, लेकिन आपको 20 से 40 वाले को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक दूसरी जगह ये भी लिखा हुआ है कि एंजाइम्स को अगर हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो डीनेचर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अबव 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसमें 20 से 40 वाले को आपको प्रायोरिटी देनी है। और अगर इन्हें लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, जैसे 0 डिग्री, तो एंजाइम हो जाते हैं इनएक्टिव। हाई टेम्परेचर हो जाते हैं डीनेचर, लो टेम्परेचर हो जाते हैं इनएक्टिव। ये भी एक छोटी सी लाइन है। पीएच की अगर बात हो, जनरली एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं, जितने भी इंट्रासेलुलर एंजाइम जो सेल के अंदर वर्क करते हैं न्यूट्रल पीएच पर। बाकी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम तो डिपेंड करेगा कौन से मीडियम में है वो। जैसे स्टमक में पेप्सिन होता है तो वो एसिड मीडियम में काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम वर्क करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर। एक छोटी सी बात, जैसे कि आपने शुरुआत में ही 9-10 से सुन रहे हैं कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो फिर एक सवाल ये है कि एंजाइम कैसे कैटालिटिक नेचर शो करता है, क्या करता है वो जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो एंजाइम दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट को कम कर देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कैसे बढ़ाता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम बढ़ाता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। क्या करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। आगे हम इस बात को डिटेल में सुनेंगे। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से भी होगा। एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में इस्तेमाल होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो जाहिर सी बात है स्पीड रिएक्शन की बढ़ी जाएगी, है ना। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि एंजाइम कैसे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो आप आंसर बोलेंगे बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसे बोला जाता है माइकलिस कांस्टेंट या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के जरिए आप एंजाइम की एक्टिविटी को जज कर सकते हैं। दो एंजाइम को कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। इस माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को Km वैल्यू भी कहा जाता है और इसको टर्न ओवर नंबर ही बोला जाता है। इसको टर्न ओवर नंबर ही बोला जाता है। पुराने पेपर में एक बार ये सवाल ही पूछ लिया गया कि टर्न ओवर नंबर से मतलब क्या है।
तो टर्नओवर नंबर से मतलब हो जाता है कि कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुए पर सेकेंड। तो कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुए पर सेकेंड, ये कहलाता है उसका टर्नओवर नंबर। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से मतलब क्या है? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से मतलब ये है, जैसे कि सपोज हम इधर शो कर रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहां पर इधर की तरफ हम शो कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इसकी वेलोसिटी रिएक्शन की। तो यहां पर जब सबस्ट्रेट आपने दिया तो मैक्सिमम स्पीड एंजाइम ने इतनी दिखाई सपोज, ठीक है ना। तो अब इसमें वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड दिखाए, तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड दिखाए, यानी Vmax/2, वो कहलाती है उसकी Km वैल्यू। तो Km वैल्यू या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसमें कि हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन की जिसमें कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड शो करे। तो सपोज यहां पर इसकी Vmax है, तो मैक्सिमम की हाफ स्पीड शो करे Vmax/2। तो सवाल कॉम्पिटिशन ऐसे पूछा गया कि Km वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, तो आप बोलेंगे Km वैल्यू रिलेटेड विद Vmax/2, यानी मैक्सिमम की हाफ स्पीड। अब क्योंकि जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कि Km वैल्यू माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। हम आगे इस पर दोबारा बात करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बतानी थी, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से मतलब क्या है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिस पर कि सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे होते हैं जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ और बेसिक सी बातें भी बताई गई हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया एक एंजाइम का, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नॉर्मली होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है और बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। ये लैब में भी कराया जा सकता है और हमारी बॉडी के अंदर भी कन्वर्ट होता है। अब इन्होंने ये बताया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेटा दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर ये बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज के किया जाए तो 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2CO3 के पर आवर। एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं H2CO3 के। लेकिन अगर यही प्रोसेस किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2CO3 के पर सेकेंड। तो बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज के 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के पर आवर, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बनते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। यानी अगर कंपेयर किया जाएगा तो तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो रिएक्शन की स्पीड 10 मिलियन टाइम्स किसने बढ़ाई? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने। इसलिए बोला जाता है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज दुनिया का सबसे फास्ट एंजाइम है। ये रिएक्शन को आप यहाँ देख रहे हो कितने टाइम्स ने बढ़ा दिया, 10 मिलियन टाइम्स। कुछ और छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि आपने हमेशा सुना जब भी कभी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। यानी कभी भी रिएक्शन के दौरान एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता, लास्ट में होता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और एंजाइम फिर से रेडी है फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने से, ताकि वो फिर से एक नया प्रोडक्ट बना सके। यानी रिएक्शन के दौरान एंजाइम कभी इस्तेमाल नहीं होता। एक दो छोटी छोटी सी बातें आपको ये भी याद होनी चाहिए, जैसे कि पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एंजाइम कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट एंजाइम आप नाम याद कर लेंगे परऑक्साइडेज। और अगर सवाल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एंजाइम कौन सा है, लार्जेस्ट एंजाइम, तो आप नाम बताएंगे कैटालेज। स्मॉलेस्ट एंजाइम परऑक्साइडेज और लार्जेस्ट एंजाइम कैटालेज। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन सेल ऑर्गेनेल का नाम अगर पूछा जाता है तो आप बोलेंगे मैक्सिमम एंजाइम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैक्सिमम एंजाइम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आया हुआ सवाल है। तो अब तक हम जनरल बातें कर रहे थे एंजाइम्स से। मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स वो प्रोटीन है जो कि कैटालिटिक नेचर शो करते हैं, यानी एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो अगर ये प्रोटीन इसका मतलब दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। सवाल पुराने पेपर पूछा गया फंक्शनल प्रोटीन्स आर, आप कौन सा लगाना चाहिए, एंजाइम्स। तो इसका मतलब जनरली सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोटीन से नहीं बने होते, उन्हें बोला जाता है राइबोजाइम। तो ऐसा एक सवाल है 9th-10th का, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, आपको आंसर बोलना होता है राइबोजाइम। तो ये राइबोजाइम क्या है? ये आरएनए मॉलिक्यूल है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, उन्हें कहा जाता है राइबोजाइम। इसके अलावा राइबोन्यूक्लियस पी भी एंजाइम है जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता, इस पर कभी सवाल नहीं आया। नेचर देखा जाए, प्रोटीन का साइज अगर देखा जाए, दीज आर कॉलर्ड इन नेचर, ये कॉलर्डल नेचर के होते हैं।
और ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एंजाइम नहीं पाया जाता, तो वहां पर ऑप्शन में आपको वायरस लगाना होता है। टर्म एंजाइम दिया था कुहने ने। एंजाइम को सबसे पहले आइसोलेट या डिस्कवर किया बकनर ने। कौन सा एंजाइम था? जाइमेज। किससे निकला था? यीस्ट से। दुनिया का पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हासिल किया गया वो था यूरिएज। किसने निकाला था? समनर ने। एंजाइम्स क्योंकि अमीनो एसिड से बने होते हैं तो इनके अंदर बिल्कुल वही प्रोटीन वाला पैटर्न के पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, जब नया नया एंजाइम राइबोसोम से बन के निकलेगा, अमीनो एसिड जुड़ेंगे, उसके फिर वो चेंज होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फिर वो चेंज होगा टर्शरी स्ट्रक्चर में। किसी भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर का मॉडिफाई होना जरूरी है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म एंड ग्लोबुलर फॉर्म। गोल गोल होते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर लेवल तक ये मॉडिफाई होते हैं। तो कोई भी एंजाइम तभी अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है जब तक कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर एकदम मॉडिफाई ना हो गया हो। कुछ एंजाइम ऐसे भी जो क्वार्टरनरी लेवल तक देखे जाते हैं, जैसे कि आइसो एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम एंजाइम की देखें तो जनरल बात है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम इस्तेमाल नहीं होते, वो अलग हो जाते हैं। एंजाइम एक खास टेम्परेचर पीएच पे वर्क करते हैं, वो कहलाता है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। जनरली एंजाइम 20 से 40 डिग्री पर वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर 40 से ऊपर किया जाएगा, जैसे कि एनसीईआरटी दे रखा है, तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। लो टेम्परेचर पर एंजाइम हो जाते हैं इनएक्टिव। वो बात अलग है। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, जैसे आप 12th में टॉपिक पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कि आर्टिफिशियली लैब में डीएनए बनाया जाता है, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज की जगह इस्तेमाल किया जाता है टैक पॉलीमरेज, जो कि एक ऐसे बैक्टीरिया से हासिल किया गया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये कुछ अलग बैक्टीरिया हैं जो कि हाई टेम्परेचर में बर्दाश्त कर जाते हैं, तो उनके एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम कर जाते हैं। नॉर्मली एंजाइम हाई टेम्परेचर डीनेचर हो जाते हैं। तो अब अगर आपसे बात ये पूछी जाए कि जो एंजाइम्स हैं जो कि बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और जो केमिस्ट्री के अंदर आप बायोकैटलिस्ट के नाम सुनते हो, जो निकल एक कैटलिस्ट है, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायोकैटलिस्ट एंजाइम में क्या फर्क है? तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में देखा जाता है कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर भी इजीली वर्क कर लेते हैं, लेकिन बायोकैटलिस्ट एंजाइम में देखा जाता है कि हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर का, हाई पीएच का वो फर्क पड़ता है। एनसीईआरटी ने ये बात दे रखी है कि बायोकैटलिस्ट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से ऐसा अलग है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इजीली वर्क कर लेते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एंजाइम की एक्टिविटी चेक करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। इसको केम वैल्यू टर्नओवर नंबर ही बोला जाता है। टर्नओवर नंबर की डेफिनेशन भी कॉम्पिटिशन में पूछी गई है कि पर सेकंड कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो, कहलाता है उसका टर्नओवर नंबर। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट केम वैल्यू से क्या मतलब है कि जैसे कि कोई भी एक एंजाइम है वो कि अपनी मैक्सिमम स्पीड शो कर रहा है, उसमें कहते हैं वी मैक्स। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम की हाफ स्पीड शो करेगा वो कहलाएगी उसकी केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू कहलाती वी मैक्स बाई 2। इस पर भी कंपटीशन में सवाल आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और जनरल सी बातें आपको याद रखनी थी, जैसे एनसीईआरटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम से रिलेटेड डेटा दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड में चेंज होता है। अगर ये प्रोसेस लैब में कराया जाए बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की मदद से तो 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आपको देखने को मिला 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स कैटलाइज हो जाती है बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेट। इसलिए बोला जाता है कि एंजाइम्स ऑफ बायोकैटलिस्ट ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। सवाल ये भी पूछा गया है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, तो आपको आंसर लगाना होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, कुछ और रटने वाले बेसिक सवाल कि सबसे ज्यादा एंजाइम कौन से सेल ऑर्गन में पाए जाते हैं, आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे छोटा एंजाइम कौन सा है, आप बोलेंगे पेरोक्साइडेज। लार्जेस्ट एंजाइम कौन सा है, कैटलेज। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं इसको मिटा के अब आपको थोड़ा समझा देता हूँ सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में। इससे भी नीट में सवाल आते रहते हैं। एंजाइम्स भी 2 तरीके के होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ प्रोटीन से ही बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है सिंपल एंजाइम्स, जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। पपीते से एक एंजाइम निकाला था पपाइन, इससे सवाल भी आ चुका है। पपाइन इज अ सिंपल एंजाइम। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी साथ में जुड़ा होता है। ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है होलो एंजाइम या फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब इनके अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है कोफैक्टर, और जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है एपो एंजाइम। अब ये कोफैक्टर फिर 3 तरीके हो जाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या फिर मेटल आयंस। मैं लिखकर समझाता हूँ, बात और क्लियर होगी कि हम एंजाइम्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंजाइम्स और होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को
कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहा जाता है। सिंपल एंजाइम उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, यानी दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, प्रोटीन ओनली। तो वो एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं वो कहलाते हैं सिंपल एंजाइम। जैसे फॉर एग्जांपल पपाइन, ये पपीते से निकाला जाता है, ये सवाल आ भी चुका है। पपाइन इज अ सिंपल एंजाइम। इसके अलावा पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब सिंपल एंजाइम। होलो एंजाइम उन्हें कहा जाता है कि वो एंजाइम जिनमें कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों जिनमें मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं होलो एंजाइम या फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो दे आर मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट। अब इनमें होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है कोफैक्टर, और जो इनका प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज ये कोई एंजाइम है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिनमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो एंजाइम के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर, और बाकी का जो प्रोटीन वाला पोर्शन है एंजाइम का, बाकी का जो प्रोटीन वाला पोर्शन है एंजाइम का वो कहलाएगा एपो एंजाइम। बायोलॉजिस्ट ने स्टडी में ये महसूस किया कि अगर कोफैक्टर को निकाल दिया जाए तो होलो एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये होगा होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बगैर तो ये एंजाइम काम ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कोफैक्टर से मतलब क्या हुआ कि ये होलो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट of hollow enzyme is known as cofactor, and the protein part of hollow enzyme is known as apoenzyme। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस, इनकी डेफिनेशन ही कंपटीशन में पूछ ली जाती है। जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़े होते हैं। तो सवाल कंपटीशन यही पूछा जाएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, कि those organic compound which are tightly bound with apoenzyme is known as, तो the organic compounds which are tightly bound with apoenzyme, ये protein part of enzyme is known as prosthetic group। जैसे for example peroxidase और catalase enzyme में देखा जाता है कि heme is the prosthetic group, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। एनसीईआरटी में दे रखा है, तो कंपटीशन में ये सवाल पूछा भी गया है कि पेरोक्साइडेज और कैटालेज एंजाइम के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, तो आपको आंसर लगाना होता है हीम। पेरोक्साइडेज कैटालेज एंजाइम का काम ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को तोड़ते हैं इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इतनी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दे रखी है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट है प्रोस्थेटिक, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेरोक्साइडेज कैटालेज एंजाइम में हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम में आपको याद रखना है कि कोएंजाइम्स अक्सर विटामिन से ही बने होते हैं, दे आर ऑफन मेड अप ऑफ विटामिन्स। डेफिनेशन की अगर बात होगी तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं, ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं, जनरली केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो जब केमिकल रिएक्शन होने वाली होगी उसी दौरान कोएंजाइम जुड़ेगा एपो एंजाइम के साथ, और जब ये कोएंजाइम एपो एंजाइम के साथ जुड़ के होल एंजाइम बन जाएगा फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो फर्क जो है प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि टाइटली जुड़ा होता है शुरू से ही,
कोएंजाइम ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ट्रांजिएंटली थोड़े समय के लिए जुड़ता है, यूजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। कोएंजाइम अक्सर विटामिन से बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहा जाता है, इससे बने होते हैं NAD और NADP। तो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD और NADP कोएंजाइम्स हैं। ये किससे बने? विटामिन B3 नियासिन से। एनसीईआरटी में दे रखा है, सवाल पूछा जाता है। इसी तरीके से विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से भी कोएंजाइम बने हुए हैं, जैसे कि FMN और FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो FMN और FAD कोएंजाइम्स किससे बने हुए हैं? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से। जैसे आपने नाम सुना होगा कोएंजाइम A, तो कोएंजाइम A बना होता है विटामिन B5 से। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कोएंजाइम क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ट्रांजिएंटली जुड़े होते हैं एपोएंजाइम से, और ये जनरली रिएक्शन के दौरान ही जुड़ते हैं। NAD NADP कोएंजाइम में किससे बने? विटामिन B3 नियासिन से। FMN FAD कोएंजाइम से किससे बने? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से। यानी विटामिन सी मॉडिफाई होकर कोएंजाइम में चेंज हो जाते हैं। कोएंजाइम A पहला कोएंजाइम डिस्कवर होता है, किससे बना है? विटामिन B5 से। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि कुछ ऐसे भी कोएंजाइम्स हैं जो कि विटामिन से नहीं बने होते, जैसे कोएंजाइम M, B, Q और ATP। खैर, मुझे मेन बात बतानी थी। इसके अलावा मेटल आयंस, मेटल आयंस की बात ये, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि उनके साथ मेटल आयंस जुड़े होते हैं जो कि उनकी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ये मेटल आयंस का मामला ये है, जैसे सपोज ये कोई एंजाइम है और एंजाइम का वो पोर्शन जहाँ पर कि आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो कहलाती है उसकी एक्टिव साइट। क्या कहलाती है? उसकी एक्टिव साइट। तो जब ये मेटल आयंस के बारे में बात होगी तो देखा ही जाता है कि जब एक्टिव साइट पर आके कोई सबस्ट्रेट जुड़ता है, एक्टिव साइट पर आके कोई सबस्ट्रेट जुड़ता है, तो ये मेटल आयंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ और एक्टिव साइट की साइड चेन के साथ। तो ये मेटल आयंस एक्टिव साइट की साइड चेन्स और सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से एंजाइम में कौन सा मेटल आयन है, इस पर सवाल पुराने पेपर में सीधे सीधे पूछे गए हैं। जैसे कि सोडियम आयन मौजूद है एंजाइम एटीपेज में, एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सोडियम आयन चाहिए होता है। इसके अलावा कैल्शियम आयन मौजूद होता है इन एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसके अलावा लाइपेज एंजाइम। इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है कैल्शियम आयन। इसके अलावा देखा जाता है कि मैग्नीशियम आयन पाया जाता है एंजाइम रुबिस्को में, जो कि आपने C3 प्लांट्स में सुना होगा। इसके अलावा PP कार्बोक्साइलेज जो आपने C4 प्लांट्स के अंदर सुना होगा। और इसके अलावा हेक्सोकाइनेज आपने ग्लाइकोलिसिस में सुना होगा। इसके अलावा पायरुवेट काइनेज, ये भी आपने ग्लाइकोलिसिस में सुनेंगे। इसके अलावा DNA पॉलीमरेज जो कि आपने रेप्लिकेशन सुना होगा। इन तमाम एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। इसके अलावा मॉलिब्डेनम है, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए मॉलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैंगनीज़ है, इसकी मैंगनीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम्स है डिहाइड्रोजिनेज, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि आप लिंक रिएक्शन में सुनोगे उसके लिए। इसके अलावा Fe2+ है, Fe3+ है। इन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैटालेज है एंजाइम के अंदर और परऑक्साइडेज एंजाइम के अंदर, परऑक्साइडेज कैटालेज में Fe2+ Fe3+ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जैसे क्लोराइड आयंस हैं, सिलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी में इनकी ज़रूरत पड़ती है, सिलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा जैसे कि जिंक है, जिंक की ज़रूरत पड़ती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की एक्टिविटी में, जो कि आपने एनसीईआरटी में नाम ये भी सुना होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस एंजाइम में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। इसके अलावा कार्बोक्साइलेजेस, कार्बोक्साइलेजेस, और एक और इम्पॉर्टेंट नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम।
तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसकी एक्टिविटी के लिए भी जिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो इन एंजाइम्स के अंदर कौन सा मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है तो खैर आपको रटना ही पड़ेगा। फिलहाल बात ये बतानी थी कि एंजाइम्स को हम दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंजाइम और होलो एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम। वो एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं कहलाते हैं सिंपल एंजाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल पपाइन, ये नाम आपको याद होना चाहिए। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होता है, तो ऐसे एंजाइम कहलाते हैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इनमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कहलाता है कोफैक्टर, और जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो कहलाता है एपो एंजाइम। अब अगर ऐसे एंजाइम को आप हीट करोगे तो इनका ये वाला पोर्शन गड़बड़ होगा, प्रोटीन वाला। तो इस पर एक सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि द थर्मोलेबाइल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज एपो एंजाइम। अभी कोफैक्टर भी तीन तरीके होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेरोक्साइडेज कैटालेज एंजाइम में देखा जाता है हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ पेरोक्साइडेज कैटालेज एंजाइम काम ये होता है कि ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ते हैं, H2 एंड ऑक्सीजन। कोएंजाइम्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं ट्रांजिएंटली, यानी थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं, यूजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, यानी रिएक्शन के दौरान ही जुड़ते हैं। कोएंजाइम देखा जाता है कि विटामिन से बनते हैं, विटामिन की मॉडिफाइड फॉर्म है, जैसे कि विटामिन B3 या नियासिन से बने होते हैं NAD NADP कोएंजाइम, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से बने होते हैं FMN FAD कोएंजाइम। कोएंजाइम A बना हुआ विटामिन B5 से। कुछ मेटल आयंस भी हैं जो कि देखा जाता है कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं एज अ कोफैक्टर। मेटल आयंस में देखा जाता है कि ये एक्टिव साइट्स की जो साइड चेन होती है वहाँ पर जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ, और ये सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। मेटल आयंस की फिर एक लिस्ट है जो कि एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं, आपको ये नाम रटने होंगे, जैसे कि सोडियम में पाया जाता है एटीपेज एंजाइम में, कैल्शियम में पाया जाता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ, मैग्नीशियम में पाया जाता है रुबिस्को PP कार्बोक्सिलेज हेक्सोकाइनेज पायरुवेट काइनेज DNA पॉलीमरेज, मॉलिब्डेनम में पाया जाता है नाइट्रोजनेज नाइट्रेट रिडक्टेज, मैंगनीज पाया जाता है डिहाइड्रोजनेज के साथ, और आयरन के फेरस फेरिक फॉर्म पाए जाते हैं कैटालेज पेरोक्साइडेज के साथ, और क्लोराइड्स पाए जाते हैं सिलाइवरी अमाइलेज के साथ। तो जिंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम के अंदर, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के अंदर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोक्सिलेज एंजाइम के अंदर जिंक मेटल आयन पाया जाता है। ये भी देखा गया है, बायोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि अगर कोफैक्टर को निकाल दिया जाए होलो एंजाइम में से तो एंजाइम काम नहीं कर पाते। इसके अंदर इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी कोफैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्हें हटा दिया जाए तो एंजाइम एक्टिविटी करना बंद कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है।